अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इट वुड बी रेलिवेंट कि हम पहले ये देख लें कि वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर की कंटिन्यूटी लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस कर रही है। एज डिस्कस्ड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास डायग्राम के ऊपर अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी, उसी को हमने फिर कंटिन्यू भी किया था और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एग्रीगेशन के ऊपर हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी। फिर एसोसिएशन को के साथ हमने उसको लिंक करने की कोशिश की थी। देन वी हैव डिस्कस्ड 4 डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ एग्रीगेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फिर हमने एग्जांपल्स को देखा था एंड देन वी एंड अप विद हैविंग अ स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन। तो लास्ट लेक्चर के ऊपर हम लोगों ने अपनी कंपोजिशन के ऊपर डिस्कशन को हमने खत्म किया था, यानी हमने ये देखा था कि जो कंपोजिशन है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेशन, और एसोसिएशन और कंपोजिशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है। आज के लेक्चर के अंदर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ रीकैप ऑफ कंपोजिशन के जो कंपोजिशन थी वो हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एज अपोजिट टू द एग्रीगेशन व्हिच वाज वीक एसोसिएशन। इसके अंदर जो हमारी जो पार्ट क्लास है यानी होल पार्ट का ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो पार्ट क्लास है वो उसकी एग्जिस्टेंस जो होल क्लास है यानी जो पेरेंट क्लास है उसके साथ लिंक है। यानी जो पार्ट क्लास है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए पेरेंट क्लास की एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है। यानी लिव एंड डाई और टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट था। और हमने ये देखा था कि एज ऑपोजिट टू द एग्रीगेशन, जो हमारी पार्ट वाली क्लास है, एग्रीगेशन के अंदर पार्ट वाली क्लास का मल्टीपल पेरेंट क्लासेस के साथ रिलेशनशिप हो सकता था, यानी मल्टीपल होल के साथ उसका रिलेशनशिप हो सकता था पार्ट वाली क्लास का। लेकिन एज ऑपोजिट जो कंपोजिशन है उसके अंदर होल एंड पार्ट जो क्लास है उसका 1-to-1 का रिलेशनशिप है। उसके हमने फिर रीजन भी देखी थी कि अगर एक पार्ट क्लास का दो पेरेंट क्लास के साथ रिलेशनशिप हो तो दोनों पेरेंट क्लासेस में से अगर कोई एक भी डीएक्टिव हो जाती है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास या जो उसकी पार्ट क्लास है उसका भी डीएक्टिव होना लाजमन है एज पर द रूल ऑफ कंपोजिशन, जो कि प्रैक्टिकली हो सकता है मुमकिन ना हो। तो इस रीजन की वजह से उन दोनों के दरमियान 1-to-1 का रिलेशनशिप है, यानी होल टू पार्ट का जो रिलेशनशिप है वो रादर देन 1-to-many हो, वो 1-to-1 का रिलेशनशिप है। और फिर हमने ये देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कंपोजिशन। जो कंपोजिशन है उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है जो कि एग्रीगेशन का था, यानी वी ड्रॉ अ डायमंड शेप। लेकिन फर्क ये है कि जो एग्रीगेशन थी उसके अंदर डायमंड वाज अनफिल्ड, यानी हम वी ड्रॉ एन अनफिल्ड अ डायमंड शेप। लेकिन इन कंपोजिशन वी बेसिकली ड्रॉ अ फिल्ड डायमंड शेप स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड क्लास टुवर्ड द होल क्लास, यानी जो पार्ट वाली क्लास है वहां से हम अपना एसोसिएशन को बनाना शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग एक एसोसिएशन बनाते हैं, क्योंकि जस्ट अ रिमाइंडर, जो कंपोजिशन था जस्ट लाइक एग्रीगेशन इट इज इमर्ज फ्रॉम एसोसिएशन, क्योंकि ये इट इज एन स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू क्लासेस, तो दो क्लासेस के दरमियान सबसे पहले हम एसोसिएशन हम ड्रॉ करते हैं। अब एसोसिएशन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, लेकिन फिर जो हमारी होल वाली क्लास है उस साइड पे हम लोग एक फिल्ड डायमंड शेप हम ड्रॉ करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट द होल पार्ट रिलेशनशिप। लेकिन ये कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है क्लास डायग्राम के अंदर। जो एसोसिएशन इटसेल्फ थी उसको हम लोग वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जो एग्रीगेशन है इट इज अ वीक फॉर्म, वीकेस्ट नहीं है, उससे अगला स्टेप है वीकर है, यानी वीक है। लेकिन जो कंपोजिशन है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द क्लासेस, यानी ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिटवीन द क्लासेस। अब जब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल है या वीकर है या वीकेस्ट है, इससे मेरा कतन ये मुराद नहीं है कि मैं प्रोसेसर की स्पीड की बात कर रहा हूं, या मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर रैम कितनी ज्यादा है। इसका हार्डवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है
between the objects which we will create at the time of implementation. यानी जब हम कंपोजिशन वाले रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करने जाएंगे उस वक्त हम लोग क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे, और जिस वक्त हम लोग एग्रीगेशन वाले रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करने जाएंगे प्रैक्टिकली जावा में कोडिंग करेंगे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम उसको कोड करेंगे, तो उस वक्त जो कंपोनेंट हम यूज करेंगे या उस वक्त जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे या उस वक्त जो हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे वो डिटरमिन करती है कि रिलेशनशिप वीक है, वीकेस्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो मैं बेसिकली उन इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि होल पार्ट के जो कंपोजिशन का रिलेशनशिप है इट होल्ड बेसिकली अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द क्लासेस एंड as we have discussed कि it is basically a one-to-one relationship between the participating classes, और exception is कि जो हमारी जो पार्ट वाली क्लास है it can be a part of only one whole class as opposite to the aggregation class. तो ये बेसिकली एक समरी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, यानी जो हमारी जो पार्ट वाली क्लास है उसकी लाइफ साइकिल डिपेंड कर रही है पेरेंट क्लास के ऊपर. ये बेसिकली ये हमारी समरी थी. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो जिसमें मैंने कंपोजिशन, यानी हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम कंपोजिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो एग्जांपल नजर आ रही है उसके अंदर अगेन आपको 2 पार्टिसिपेटिंग क्लासेस नजर आ रही होंगी. अब इंटेंशनली मैंने 2 यहाँ पे क्लासेस रखी हैं. अगेन वही रीजन है कि ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस. अगर एक साथ में 5-6 क्लासेस आपको बना दूंगा तो यू पीपल विल गेट कंफ्यूज. जिस तरह हमने एग्रीगेशन में डिस्कशन की थी 2 क्लासेस से स्टार्ट करके मल्टीपल क्लासेस पे गए थे, वही हम स्ट्रैटेजी कंपोजिशन में ही फॉलो करेंगे ताकि ग्रेजुअली आपको एब्जॉर्ब होना शुरू हो चीजें, रादर कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाएं. अब इसके अंदर क्योंकि 2 क्लासेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही है एक क्लास जिसका नाम कंपनी है. अगेन इंटेंशनली आई हैव लेफ्ट ओवर द अदर डिटेल्स ऑफ द क्लास, यानी मैंने इसके डाटा मेंबर्स और जो इसके मेथड्स थे उसको भी यहाँ पे जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया, जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी कोई रीजन नहीं है. और राइट हैंड साइड पे आपको जो क्लास नजर आ रही है उसका नाम है डिपार्टमेंट. यानी अब मैं बेसिकली एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूं बिटवीन अ कंपनी एंड अ डिपार्टमेंट. अब सबसे पहले मैंने एसोसिएशन बनाई है. एसोसिएशन से मुराद ये है कि मैंने कंपनी से डिपार्टमेंट की तरफ एक एरो बनाया है और मैंने मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट किया है. अब मल्टीप्लिसिटी और एसोसिएशन मैंने एक ही डायग्राम में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्रीगेशन के केस में हमने मल्टीप्लिसिटी को हमने डिस्कस कर लिया था बहुत डिटेल के अंदर, और उससे पहले एसोसिएशन में भी किया था. तो इसलिए मैंने एसोसिएशन और मल्टीप्लिसिटी को अंडर वन डायग्राम मैंने बना दिया. अब इसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली ये डायग्राम शो कर रही है कि अ कंपनी कैन हैव 1 और मोर डिपार्टमेंट. ये एसोसिएशन को मैंने अभी रीड किया, यानी अब मैंने जो डिपार्टमेंट के साथ लिखा हुआ है 1 ... स्टैरिक, इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग अ कार्डिनैलिटी या मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कंपनी. जिससे हमने देखा था एसोसिएशन के अंदर कि जो कार्डिनैलिटीज लिखी होती हैं क्लासेस के साथ वो बेसिकली ऑपोजिट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. एंड जिस क्लास के साथ लिखी हुई है मैंने कार्डिनैलिटी, वो उसकी अपनी कार्डिनैलिटी नहीं है, वो उसकी जो रिलेशनशिप में दूसरी क्लास है, यानी दूसरी जो पार्टिसिपेटिंग क्लास है वो उसकी कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है. तो अ कंपनी कैन हैव या अ कंपनी शुड हैव 1 और मोर डिपार्टमेंट. ये बेसिकली कार्डिनैलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है फ्रॉम कंपनी टू डिपार्टमेंट. अब हम रीड करते हैं कि इसमें कंपोजिशन कहां पे आ गई. अब जब मैं डिपार्टमेंट टू कंपनी रीड करता हूं तो आई विल रीड कि डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी. अब इसका मतलब यह है, सिंस इट इज अ कंपोजिशन, इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए अ कंपनी की एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, विच इज लॉजिकली ट्रू. अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो डिपार्टमेंट उसी वक्त होगा जब कोई कंपनी एग्जिस्ट करेगी. अ डिपार्टमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कंपनी. तो इसी ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो को मैंने यहां पे क्लास डायग्राम में मैप करने की कोशिश की है कि मैंने डायमंड शेप बनाया है टुवर्ड द कंपनी क्लास, जस्ट टू शो दिस थिंग कि डिपार्टमेंट शुड हैव अ कंपनी टू एग्जिस्ट.
यानी यूं कहना चाहिए कि जैसे ही मैं कंपनी वाली क्लास को डीएक्टिव करता हूं या उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, तो उसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि मेरी जो डिपार्टमेंट वाली क्लास है इट विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये लिव एंड डाई टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर प्रैक्टिकली भी देखें, अगर एक कंपनी ही बंद हो गई है ड्यू टू XYZ रीजन, तो कोई लॉजिक नजर नहीं आती कि उसका डिपार्टमेंट तो रहे लेकिन अब कंपनी ना हो। लेकिन यहां पे जो चीज आपको इंटेंशनली मैंने यहाँ पे एक लूपहोल छोड़ने की कोशिश की है जस्ट टू मेक यू पीपल थिंक, वो ये है कि मैंने कंपनी टू डिपार्टमेंट वन डॉट डॉट स्टैटिक लिखा है। अब वन डॉट डॉट स्टैटिक इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। जो कि सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जिसके अंदर कोई डिपार्टमेंट ही ना हो। अब यहां पे आपको थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचना है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी अभी नई क्रिएट हुई है, हफ्ता 10 दिन हुए उसे क्रिएट किए हुए, दे आर इन द फेज ऑफ ग्रोइंग, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना रही है। यानी एक कंपनी है वो नई क्रिएट हुई है, उसका भी डिपार्टमेंट कोई क्रिएट नहीं हुआ, तो हम विद एन एजम्पशन हम ये कह सकते हैं कि आई कैन प्लेस हियर जीरो डॉट डॉट स्टैटिक रादर देन वन डॉट डॉट स्टैटिक के a newly startup company may or may not have a department। तो यहां पे आपको assumption के साथ you can write one dot dot static, और with this assumption कि a newly startup company may or may not have a department, you can write here zero dot dot static। लेकिन जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते विद assumption, वो बहुत जरूरी है समझना, वो है इसकी कंपोजिशन को। यानी जो मैंने फिल्ड डायमंड शेप बनाया है उसका ताल्लुक कार्डिनैलिटी के साथ बिल्कुल नहीं है। यानी आप इस फिल्ड डायमंड शेप को अनफिल्ड नहीं कर सकते विद दिस असम्पशन कि अ डिपार्टमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ कंपनी। हो सकता है कि कंपनी चेंज हो रही हो या एक कंपनी बंद हो गई वो दोबारा से इनिशिएट हो रही है तो डिपार्टमेंट मौजूद रहेगा। दिस इज अ रॉन्ग असम्पशन। assumption का मतलब ये नहीं होता हर वो चीज अज्यूम कर लें जो आपके दिमाग में है। assumption is an assumption should be a logical one। लॉजिकल assumption होनी चाहिए rather than कि जो आपके दिमाग में आ रही है वो करें। अगेन डिपार्टमेंट टू कंपनी मैंने फिल डायमंड शेप इसलिए बनाया है कि डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए कंपनी की एग्जिस्टेंस जरूरी है, क्योंकि अब जो हमारा होल पार्ट का रिलेशनशिप है, जो होल वाली क्लास हमारी कंपनी है और जो पार्ट वाली क्लास है वो हमारी डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट वाली क्लास का लाइफ साइकिल है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी क्लास। एज सून एज द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी क्लास गेट एक्सपायर्ड, गेट डिस्ट्रॉयड, द लाइफ साइकिल ऑफ डिपार्टमेंट क्लास, द लाइफ साइकिल ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्ट्रॉयड एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जिस तरह हमने क्लास डायग्राम में डिस्ट्रक्टर देखा था कि बिफोर द अनलोडिंग ऑफ क्लास फ्रॉम द मेमोरी डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट एग्जीक्यूटेड एंड बिफोर द लोडिंग ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। यानी जब हमारी क्लास मेमोरी में लोड होती है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और जब वो मेमोरी से अनलोड हो रही होती है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, जस्ट टू अवॉइड द मेमोरी लीकेजेस। अब मैं लैंग्वेज स्पेसिफिक बात जावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जावा मेमोरी लीकेजेस को कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लेके आए कि जिस वक्त हमारी जो कंपनी वाली क्लास है वो अनलोड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी डिपार्टमेंट वाली क्लास भी अनलोड हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है, वो उस वक्त क्या मेथड परफॉर्म कर रही थी, उसका उस वक्त क्या बिहेवियर था, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ये एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ डिसीजन है कि जैसे ही हमारी होल वाली क्लास ने डिस्ट्रॉय होना है उसके साथ ये लाजमी है कि हमारी डिपार्टमेंट वाली क्लास भी अनलोड या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहां पे अगर ये हम एज्यूम करें कि अगर डिपार्टमेंट क्लास का किसी और के साथ होल पार्ट का रिलेशनशिप होता, यानी फॉर एग्जांपल कि डिपार्टमेंट का अगर एचआर वाली क्लास होती उसके साथ कोई उसका रिलेशनशिप होता, या कोई और XYZ क्लास होती उसके साथ ये होल पार्ट के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती और ये पार्ट क्लास होती, और अगर कंपनी वाली क्लास डिस्ट्रॉय हो गई है
तो डिपार्टमेंट वाली क्लास का भी डिस्ट्रॉय होना लाजमी है। इन दैट केस जो इसकी दूसरी पेरेंट क्लास है वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो सकता है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसी लॉजिक के जरिए, इसी लॉजिक के थ्रू, जिससे मैंने अभी आज के लेक्चर में भी आपको बताया था और लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंपोजिशन वाली होल पार्ट के अंदर हमारे केस में प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट वाली जो क्लास है इट विल बी बाइंडेड स्ट्रिक्टली टू द कंपनी क्लास ओनली, बिकॉज दोनों की, क्योंकि बिकॉज डिपार्टमेंट वाली क्लास की जो एग्जीक्यूशन है उसका जो लाइफ साइकिल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी वो इंडिपेंडेंटली किसी और के साथ लिंक नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो फिर जरा मसला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी वाली क्लास का लाइफ साइकिल और डिपार्टमेंट अगर किसी दूसरी क्लास के साथ, पेरेंट के साथ लिंक है होल पार्ट के थ्रू, तो कंपनी और दूसरी पेरेंट वाली क्लास का जो लाइफ साइकिल है वो लाजमी नहीं है सेम हो। मे बी दे आर सेम, मे बी दे आर नॉट, so we cannot guarantee the stability, we cannot guarantee the consistency, so just because of this reason ये डिपार्टमेंट वाली क्लास के लिए के अंदर ये रूल मौजूद है कि वो किसी दूसरी क्लास के साथ होल पार्ट वाले रिलेशनशिप का पार्ट नहीं बनेगी। तो ये एग्जांपल नंबर 1 थी। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरी एग्जांपल के अंदर आपको 3 पार्टिसिपेटिंग क्लासेस नजर आ रही हैं और ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली हमारी क्लास है पर्सन की, दूसरी क्लास है हमारी हैंड की, तीसरी क्लास है हमारी लेग की। अब यहां पर गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये हो सकता है आपको सुपर क्लास और सब क्लास की तरह का परसेप्शन दे रही हो, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी हम आज के लेक्चर में आगे जाके देखेंगे कि सुपर क्लास और सब क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, यानी जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम नजर आ रही है इट इज नॉट अ जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, यानी ये सुपर क्लास और सब क्लास की वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये जस्ट इट्स अ मेयर चांस कि मैंने इसको ड्रॉ ऐसे कर दिया है। ये एक लीनियर वे में भी हो सकते हैं, इस तरह में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद नहीं है। अब जो आपने बात समझनी है वो ये समझनी है कि अब जो हमारी होल वाली क्लास है, अब होल वाली क्लास जो है इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप ऑफ मल्टीपल पार्ट क्लासेस, यानी जो मैंने आपको कंपोजिशन का रूल बताया ना कि जो पार्ट वाली क्लास है वो एक ही होल का पार्ट होगी, यानी एक ही होल क्लास का पार्ट होगी, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। होल वाली क्लास मल्टीपल पार्ट वाली क्लास के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है, यानी मल्टीपल क्लासेस के साथ, मल्टीपल पार्ट वाली क्लासेस के साथ और कंपोजिशन के रिलेशनशिप में हो सकती है। तो ये एग्जांपल आपको ये शो कर रही है कि जो मैंने आपको पार्ट 2 होल क्लास का रूल बताया था वो वन वे था, यूनिडायरेक्शनल था, यानी वो सिर्फ होल्ड करता है बिटवीन, वो होल्ड करता है फ्रॉम पार्ट क्लास टू पेरेंट क्लास, लेकिन वो पेरेंट क्लास टू पार्ट क्लास होल्ड नहीं करता, यानी होल क्लास टू पार्ट क्लास होल्ड नहीं करता। यही आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि जो हमारी पर्सन क्लास है उसका लेग वाली क्लास के साथ भी होल पार्ट का रिलेशनशिप है और जो पर्सन क्लास है उसका हमारी हैंड वाली क्लास के साथ भी होल और पार्ट का रिलेशनशिप है। अब हम वही एग्जॉस्टिवनेस का रूल यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले ये देख लेते हैं कि पर्सन का लेग वाली क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। अब यहां पे अब ये देखिएगा कि अब मैंने अगेन वही सबसे पहले एसोसिएशन को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है बिटवीन द पर्सन एंड लेग बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद मैंने एक फिल्ड डायमंड शेप बनाया है एट द पर्सन क्लास, यानी जो पर्सन क्लास से ओरिजिनेट हो रहा है, जस्ट टू शो दिस थिंग कि जो पर्सन है वो मे भी हो सकता है लेग्स के बगैर एग्जिस्ट कर जाए, यानी दे आर ह्यूमन बीइंग्स व्हिच कैन एग्जिस्ट विदाउट अ लेग, लेकिन लेग्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पर्सन, क्योंकि अब ये डिपेंडेंसी है, इसीलिए ये कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एग्रीगेशन होती, यानी फॉर एग्जांपल अगर इफ आई वुड हैव गिवन इन द मिड टर्म एग्जाम या मैंने फाइनल टर्म एग्जाम में आपको इसी तरह की कोई डायग्राम दे दी जो कि नहीं होगी, लेकिन अगर कोई आपको मैंने डायग्राम दे दी और मैंने इंटेंशनली कंपोजिशन को एग्रीगेशन कर दिया या वाइस वर्सा कर दिया, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दोस थिंग, क्योंकि एग्जाम में रूल याद रखें, नथिंग विल कम फ्रॉम द स्लाइड्स, एवरीथिंग विल बी बाय द स्लाइड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें हम डिस्कस करेंगे
कॉन्सेप्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स रिप्रोड्यूस करने का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू हैव एन ओपन बुक एग्जाम। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आइडिया को समझे कि आइडिया क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है स्लाइड के ऊपर, रादर देन कि आप कहेंगे सर आपने तो पर्सनल क्लास हमें लेक्चर में कराई थी, आपने इस क्लास का नाम को चेंज कर दिया है। तो दिस इज नॉट अ ट्रू लॉजिक। तो आप में सिर्फ आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो पॉलिश होनी चाहिए, रादर देन कि आप उसको आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, क्योंकि क्रैमिंग विल रिजल्ट यू नो वेयर, ऐसा कहीं नहीं होता कि आप क्रैमिंग करके बैठे हैं। तो अगेन कमिंग बैक कि लेग्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पर्सन, बट अ पर्सन कैन एग्जिस्ट विदाउट अ लेग। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक तो कंपोजिशन का रिलेशनशिप मैंने शो किए, दूसरा इट इज लॉजिकल कि वी कैन नॉट हैव लेग्स ओनली विदाउट अ पर्सन, बट वी कैन हैव अ पर्सन विदाउट अ लेग। तो इफ आई वुड हैव मेक दिस फिल्ड डायमंड जस्ट अनफिल्ड, तो इसका मतलब ये होता लेग्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पर्सन एंड पर्सन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ लेग्स, विच इज नॉट ट्रू, लॉजिकली भी गलत है। तो ये जो डिपेंडेंसी वाला लाइफ साइकिल है ना, वो आपने दिमाग में रखना है, वो जो हमारी पार्ट वाली क्लास है उसको रिलेट करता है। जो हमारी पेरेंट क्लास है उसकी लाइफ साइकिल डिपेंडेंट नहीं होती है हमारी चाइल्ड क्लास के साथ, या जो पार्ट क्लास है, हमारी जो पार्ट क्लास होती है उसका लाइफ साइकिल डिपेंड होता है हमारी पर्सनल वाली क्लास के साथ। ये डायग्राम आपको एक ये इस एस्पेक्ट को भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी क्लास जो हमारी, यानी दूसरा जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ पर्सन एंड हैंड्स, अगेन हैंड्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पर्सन, बट अ पर्सन कैन एग्जिस्ट विदाउट हैंड्स, यानी दे आर पर्सन विच आर हैंडीकैप, ऐसा होता है, लॉजिकली प्रैक्टिकली भी होता है, लेकिन हैंड्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ पर्सन। अब अगेन ये कॉम्पोजिशन मैंने शो की है अगेन फ्रॉम पर्सन, और ये शो करने की आपको कोशिश की है कि whole class can have, या whole class can be a part of multiple part classes, यानी एक whole class का दो part classes के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन जो एक पार्ट क्लास है उसका दो जो हमारी होल क्लासेस हैं उसके साथ उसका रिलेशनशिप नहीं हो सकता। यानी अगर आप इसी एग्जांपल को ले लें, फॉर एग्जांपल हैंड्स विल बिलोंग टू ओनली वन पर्सन, hand cannot belong to multiple person. Again, legs only belong to one person, legs cannot belong to multiple person. तो ये बेसिकली ये शो अगेन वही शो कर रहा है कि जो हमारी पार्ट क्लास टू हमारी पेरेंट क्लास है वो 1 to 1 है, लेकिन जो हमारी होल क्लास या पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास या जो पार्ट क्लास है वो 1 to 1 इंस्टेंस नहीं है, वो मल्टीपल उसके चाइल्ड या मल्टीपल उसके पार्ट्स हो सकते हैं होल क्लास के। तो ये एग्जांपल नंबर 2 थी। अब हम इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर और नजर आ रहा है, अब मैंने नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो अब मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज कर दी हैं फ्रॉम 3 to 5, ताकि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या थोड़ी सी मुश्किल, अब हम लोग क्लास डायग्राम हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, है अभी भी ये कॉम्पोजिशन ही, और साथ ही मैंने अब ये किया है कि कंपोजिशन को अलग से अब बना दिए, और उसी क्लास डायग्राम के अंदर मैंने एसोसिएशन को भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग कि दे बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी एसोसिएशन कंपोजिशन के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब जिसका स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, दे आर बेसिकली 5 सेपरेट क्लासेस, ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड, उनमें आपस में रिलेशनशिप है, जिससे हम लोग की प्रैक्टिकल विंडोज होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं बेसिकली उसके हिसाब से, यानी जब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया होगा उसकी भी ऑब्वियसली क्लास डायग्राम बनाई होगी, या उसको भी उन्होंने कोई आर्किटेक्चर लाजमी बनाया होगा कि उसके कितने कंपोनेंट्स होने हैं, कौन से कंपोनेंट किस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और किस कंपोनेंट का किस कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। हम जरा उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। राइट बॉटम के ऊपर आपको एक डायग्राम भी नजर आ रही होगी जो कि इसी क्लास डायग्राम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी जब हम लोग विंडो के ऊपर या जब हम हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, जीनिक्स हो सकता है, जितने भी ओपन सोर्स हैं, सन सॉलिड हो सकता है, अभी हम विंडो की बात करते हैं, तो वन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैव वन विंडोज। अब ये एक यूनिडायरेक्शनल एसोसिएटिव रिलेशनशिप है। यूनिडायरेक्शनल से मुराद ये है कि
विंडोज की साइड पे मैंने एरो ड्रॉ कर दिया, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज हैविंग विंडोज। अब यहां पे अब ये देखना है कि जो विंडो है उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स। वो जो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के या जो हमारे गुई कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। मैंने यहां पे अभी सिर्फ 3 डिस्कस करने की यहां कोशिश की है। सबसे पहला कंपोनेंट है स्लाइडर का, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल ओपन की है और आपके नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको एक स्लाइडर नजर आ जाएगा राइट के ऊपर, जिससे आप अपने फोल्डर के आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, उस स्लाइडर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 2-3 फोल्डर ओपन किए हुए तो यू विल गेट मल्टीपल स्लाइडर्स। ये बेसिकली स्लाइडर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हेडर। हेडर होता है कि जो आपको विंडो के ऊपर बिल्कुल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि विंडो है कौन सी और इस तरह की चीजें। और तीसरा है पैनल। पैनल एक पूरा आपको फ्रेम कह लें है, या जो आपको एक्चुअली नजर आ रहा है, जो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, विंडो को फ्रेम बोलते हैं, जो कि एक्चुअली यूजुअली एक ही होता है। अब यहां पे आपको यह समझने की कोशिश करनी है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एग्रीगेशन क्यों नहीं है और कंपोजिशन क्यों है। क्योंकि अब पहला सवाल आपके दिमाग में यह आएगा कि जो विंडोज है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, या यूं कहना चाहिए कि जब हम कोई स्लाइडर बना रहे हैं या हम कोई पैनल को डिस्कस कर रहे हैं या किसी हेडर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हेडर तो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ विंडोज। हमने इन दोनों के दरमियान कंपोजिशन क्यों बनाई है? हमने कंपोजिशन इसलिए बनाई है कि इट इज क्वाइट ट्रू कि जो स्लाइडर है, हेडर है और पैनल है वो इंडिपेंडेंटली कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी अगर कोई प्रोग्रामर होगा वो ये कहेगा कि ये तो मेरे पास बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, मैं इनको रीयूज कर लूंगा। लेकिन व्हाट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑलरेडी प्रोग्राम्ड कंपोनेंट। हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने मिलके विंडोज को बनाना है। मतलब हम एक आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि जब विंडो एक्चुअली डेवलप होगी तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। अब यहां पे आपने ये बात दिमाग में लेके नहीं आनी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल स्लाइडर का जो कंपोनेंट है वो तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हुआ है, तो जब मुझे विंडो बनानी होगी मैं वो कंपोनेंट उठाऊंगा, उसकी लाइब्रेरी अपने उसमें मेन प्रोग्राम में ऐड करूंगा और विंडो डेवलप कर लूंगा। ये शौक, इस तरह की चीज अगर आप अभी डिस्कस करेंगे तो यू विल लॉस्ट। क्योंकि जब हमने एसोसिएशन कंपोजिशन या ओवरऑल क्लास डायग्राम को हमने डिस्कस करना है, तो अगेन मैंने आपको ये बोला था कि हमने अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर नहीं जाना। यानी आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करूंगा या मैं ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज कर लूंगा, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। हम उससे एक लेवल ऊपर, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो उसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो हम एक लेवल ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या स्लाइडर की एग्जिस्टेंस विंडो के बगैर हो सकती है। जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, या जो विंडो एग्जिस्ट करती है, क्या उसके बगैर स्लाइडर हो सकता है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली होगा नो, बिकॉज विंडो के अंदर स्लाइडर होता है। अगर विंडो ही नहीं होगी तो स्लाइडर नहीं हो सकता। जिस अगेन होल्ड ट्रू फॉर द हेडर, अगेन इट्स होल्ड ट्रू फॉर द पैनल, कि जब विंडो ही नहीं होगी या जो विंडो हमें नजर आती है वो ही नहीं होगी तो पैनल की एग्जिस्टेंस की कोई लॉजिक नहीं बनती। लेकिन अब इसको हम अगर अदर वे राउंड देखें, अदर वे राउंड अगर इस तरह देखें कि मैं अगर ये बोलूं कि विंडो के अंदर जरूरी नहीं है कि हेडर मौजूद हो, या विंडो के अंदर जरूरी नहीं है कि स्लाइडर मौजूद हो, और भी बेतहाशा कंपोनेंट्स हैं, तो दिस होल्ड ट्रू। यानी ये सारी डिस्कशन करने का मतलब ये है कि जो डिपेंडेंसी है वो पार्ट क्लास टू होल क्लास है। यानी हमारे केस में फॉर एग्जांपल स्लाइडर टू विंडो क्लास की साइड से है। ये जो डिपेंडेंसी है विंडो से पार्ट क्लासेस की जानिब नहीं है। तो यही कंपोजिशन है कि जो विंडो है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्लाइडर, हेडर एंड पैनल। लेकिन स्लाइडर, हेडर एंड पैनल इज नॉट कंपोज्ड ऑफ विंडो। तो इसलिए ये टू वे डिपेंडेंसी नहीं है, इट इज नॉट हैविंग अ टू वे डिपेंडेंसी। तो और जो विंडो है उसकी फिर एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो अगेन टू रैप अप द डिस्कशन ऑफ दिस एग्जांपल,
आपने सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि जो डिपेंडेंसी है कंपोजिशन की, या और जो डिपेंडेंसी है हमारी बिटवीन होल एंड पार्ट, वो वन वे है। यानी डिपेंडेंसी पार्ट क्लास टू होल क्लास है, होल क्लास टू पार्ट क्लास नहीं है। अब हम ये केस देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों कंपोजिशन में से किसी एक को एग्रीगेशन कर देता हूं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जी पैनल जो है वो एग्रीगेशन है, इट्स नॉट कंपोजिशन। तो इस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि हमारे हार्डवेयर के ऊपर विंडो कोई नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट हैविंग अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बट वी आर हैविंग अ विंडो पैनल, व्हिच इज लॉजिकली रॉन्ग। अगर हमारे पास विंडो ही इंस्टॉल नहीं है तो जो विंडो के अंदर पैनल मौजूद है, हाउ वी कैन सी दैट? अगेन अगर मैं हेडर को कर दूं एग्रीगेशन, तो उसका मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा हूं कि विंडो तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, लेकिन मेरे पास हेडर मौजूद है विच आई कैन व्यू, यानी विच इज एक्चुअली रॉन्ग। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ये आपकी परसेप्शन पे और आपकी एनालिटिकल स्किल पर डिपेंड करता है कि हाउ यू ड्रॉ इट। क्योंकि इफ यू विल ड्रॉ योर relationships in a class diagram in a wrong way, obviously it will have a very drastic impact on the complete application, जिसमें मैं कोडिंग को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्लास डायग्राम ने जो रिजल्ट करना है वो तो कोडिंग की फॉर्म में रिजल्ट करना है, और जो कोडिंग होनी है वो इन्हीं रिलेशनशिप्स की होनी है। तो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर, या वी शुड गिव इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस कि हम कंपोजिशन एग्रीगेशन में से क्या बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो कंपोजिशन है उसकी जो प्रोग्रामिंग इक्विवेलेंट है वो डिफरेंट है, और जो एग्रीगेशन है उसका जो प्रोग्रामिंग इक्विवेलेंट है वो डिफरेंट है। तो अगर उनका प्रोग्रामिंग इक्विवेलेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका भी फर्क है। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हम बाय हैविंग दिस रॉन्ग रिलेशनशिप्स हम वो रिजल्ट अचीव ना कर सके। तो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। इसलिए मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जानबूझ कर टाइम लगा रहा हूं, एग्जांपल भी से डिस्कस कर रहा हूं कि आपको दोनों का फर्क मालूम हो सके। अब ये इस एग्जांपल की साइड डिस्कशन थी। अब इसके बाद हम एक ओवरऑल कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि क्योंकि जो कंपोजिशन की डिस्कशन थी वो यहीं तक थी। अब हम एक ओवरऑल देखते हैं कि अगर मैं एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन में अगर ये डिस्कस करना चाहूं कि दोनों में हाई लेवल के ऊपर क्या फर्क है। अब आपको एक चार्ट नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये शो हो रहा है कि एग्रीगेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, और जो कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज हैं वो राइट हैंड साइड के ऊपर हैं। अगेन याद नहीं करने बैठे ना, इन्हें आपने रट्टा लगाना नहीं बैठे ना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ये आपसे मैं एग्जाम में कतई नहीं पूछूंगा इस तरीके से, हो सकता है किसी दूसरे तरीके से पूछ लूं, इस तरीके से मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा। इसे दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आपको जस्ट टू क्लैरिफाई योर कंफ्यूजन कि दोनों में फर्क क्या है। अब जो एग्रीगेशन है इसमें जो मेन डिफरेंस है एग्रीगेशन में कंपोजिशन में वो ये है कि एग्रीगेशन में जो पार्ट वाला कंपोनेंट है इट कैन बिलोंग टू मल्टीपल होल क्लासेस या सेवरल होल क्लासेस या सेवरल होल्स, जिस तरह आपको प्रोडक्ट नंबर 1 नजर आ रहा है। और जो डिफरेंस और जो उसका फीचर नंबर 1 है हमारी जो कंपोजिशन क्लास का, वो ये है कि अ पार्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल होल, यानी वो एक ही क्लास को बिलोंग कर सकती है जो हमारी पार्ट वाली क्लास है। जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे ड्रॉ भी की हुई है, जो एग्रीगेशन में है उसमें डॉक्यूमेंट एंड कैटेगरी है। यानी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कैटेगरी हो जिसका कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ना करे। वी कैन हैव अ कैटेगरी विच कैन नॉट हैव अ डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि हमारे पास कोई हमने फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजी का फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट हमने कोई कैटेगरी डिफाइन की है अपने सिस्टम के अंदर कि जो साइकोलॉजी के या फिजियोलॉजी के या किसी भी XYZ हमारी कोई टाइप है उसका डॉक्यूमेंट होगा, तो हम उसको नाम हम उसको इस फोल्डर को हम उसको XYZ कैटेगरी के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि बॉटनी का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो बॉटनी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में बॉटनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मौजूद हो सकते हो सकते नहीं हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी टू डॉक्यूमेंट यहां मैंने एग्रीगेशन बनाया। लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट मौजूद है तो उसकी मल्टीपल कैटेगरीज नहीं हो सकती। इफ अ डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट
इट कैन नॉट बिलोंग टू मल्टीपल कैटेगरीज, यानी या तो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी होगी या डॉक्यूमेंट की कैटेगरी नहीं होगी। तो और राइट हैंड साइड पे जो कंपोजिशन मैंने बताया उसमें मैंने आपको अगेन विंडो और फ्रेम का आपको मैंने बताया है रिलेशनशिप, जो कि कंपोजिशन है। यानी जो हमारा फ्रेम है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ विंडो। फ्रेम के एग्जिस्टेंस के लिए विंडोज की एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है। ये इनका मेन फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि एग्रीगेशन वाले केस में जो पार्ट वाली क्लास है उसका जो लाइफ साइकिल है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द होल क्लास। यानी जो हमारी होल वाली क्लास है उसकी कार्डिनैलिटी 0 भी हो सकती है। यानी वी कैन हैव अ होल क्लास विदाउट अ पार्ट क्लास विच स्टैंड वेरी ट्रू। लेकिन कंपोजिशन के केस में जो पार्ट वाली क्लास है इट विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन इट्स पेरेंट क्लास या व्हेन इट्स होल क्लास एग्जिस्ट। व्हेन द वॉल इज डिस्ट्रॉयड या व्हेन द होल क्लास इज डिस्ट्रॉयड द चाइल्ड क्लास या पार्ट क्लास विल ऑटोमेटिकली बी डिस्ट्रॉयड, जो भी मैं डिस्कस भी किया है। तीसरा जो फर्क है वो जो इन दोनों में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि जो भी मेथड्स हैं हमारी, अब मैं पहले एग्रीगेशन की बात कर रहा हूं, जो एग्रीगेशन के अंदर जो मेथड्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट क्लास के ऊपर मौजूद नहीं है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों क्लासेस के दरमियान, जो हमारी होल वाली क्लास है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेथड और इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेंस क्रिएशन एंड इंस्टेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट क्लास, क्योंकि उनमें वीक रिलेशनशिप है। जो पार्ट क्लास है वो किसी वक्त भी क्रिएट हो सकती है और किसी वक्त भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन कंपोजिशन के केस में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है तो उस वक्त जो हमारी होल क्लास है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास। मतलब जो हमारी पेरेंट क्लास या होल क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पता है कि उनकी अगेंस्ट कौन कौन सी पार्ट क्लास या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और यह मालूम होना इसलिए जरूरी है कि जब अगर पेरेंट क्लास का या होल क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल क्लास ऑब्जेक्ट it will automatically destroy the relevant object of its part class। अगर ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा तो ये relevant creation and relevant destruction of objects नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली बहुत फर्क है। एग्जीक्यूशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन और टाइम के ऊपर या रन टाइम के ऊपर द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन इज वेरी डिफरेंट। इसे मैंने कहा था कि वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप के इधर इट इज अ कंपोजिशन और अ एग्रीगेशन। तो अब हमने बेसिकली एसोसिएशन को डिस्कस कर लिया, हमने कंपोजिशन को डिस्कस कर लिया, हमने एग्रीगेशन को डिस्कस कर लिया, यानी हमने 3 तरह के रिलेशनशिप देख लिए। नाउ वी कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच इज नोन एज जर्नलाइजेशन। इसको हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग इज आर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब जो जनरलाइजेशन है ये बेसिकली अब रिफ्लेक्ट करता है सुपर क्लास को और सब क्लास को, यानी इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लास एंड इट्स सब क्लास। जो सुपर क्लास है उसके जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं, आई रिपीट, सुपर क्लास के जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं सिर्फ वो इनहेरिटेडली अवेलेबल होते हैं सब क्लास के अंदर। जिस तरह हमने एसोसिएशन के वक्त एक हमने विजिबिलिटी चार्ट को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सुपर क्लास का कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सब क्लास में अवेलेबल होता है। तो मैंने आपको ये कहा था कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर होते हैं, और डाटा मेंबर से मुराद है मेरे इंटीजर एंड जो उसके मेथड्स हैं, सिर्फ वही अवेलेबल होते हैं इनहेरिटेड सब क्लासेस के अंदर। जो प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं किसी भी सुपर क्लास के, वो उसकी सब क्लास या इनहेरिटेड सब क्लास का पार्ट नहीं होते या उसमें अवेलेबल नहीं होते। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, हमने एक
एक हमने डिस्कस किया था ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखी थी। इसका मतलब यह था कि सुपर क्लास में अगर कोई मेथड मौजूद है, सुपर क्लास में अगर कोई मेथड इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, XYZ मेथड है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन का मेथड है, या फॉर एग्जांपल सारी कैलकुलेशन का मेथड है, या कोई और मेथड है जो सुपर क्लास में इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, तो अगर सुपर क्लास को कोई सब क्लास इनहेरिट कर रही है तो सब क्लास कैन ओवरराइड दैट सुपर क्लास मेथड। यानी अगर मेथड ए के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है सुपर क्लास के, तो उसी मेथड ए को सब क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है विद इट्स ऑन बिजनेस लॉजिक। यानी हो सकता है कि सुपर क्लास के अंदर 5 वेरिएबल्स की एडिशन हो रही हो, लेकिन जब वही मेथड सब क्लास के अंदर अवेलेबल हो इनहेरिटेंस के थ्रू, तो हो सकता है सब क्लास उसी मेथड ए के अंदर 7 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रही हो, या कोई वो लूप लगा के डिस्प्ले कर रही हो। यानी कोई भी बिजनेस लॉजिक सब क्लास अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकती है, यानी ओवरराइड कर सकती है सुपर क्लास के मेथड को। अब ये बेसिकली 3 डिफरेंस है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के जनरलाइजेशन जो है, या जो इनहेरिटेंस है, या जो इज अ रिलेशनशिप है, वो हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, ऐसी क्या रीजन आ गई है जिसकी वजह से हम इस पे डिस्कशन करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। ये हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक जो जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी वांट टू रिड्यूस द रेपिटेशन। हम रेपिटेशन खत्म करना चाह रहे हैं, यानी एक काम जो एक बार ही हो चुका हुआ है, वी डोंट वांट टू रीडू इट, वी डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील एवरी टाइम। जो काम हमारी फॉर एग्जांपल सुपर क्लास कर चुकी हुई है, जो काम हमारी एक मर्तबा हो चुका हुआ है सिस्टम के अंदर, हम उस जो काम हो चुका हुआ है वो काम अगर हमें दोबारा करना है, तो वी शुड नॉट बी री प्रोग्रामिंग इट। उसको दोबारा ना करने बैठे हैं, उसकी लॉजिक दोबारा से इंप्लीमेंट करने ना बैठे, वी शुड बी रादर री यूजिंग दैट लॉजिक। और जो ये सारा प्रोसेस होता है जनरलाइजेशन का, कि हाउ वी कम अप विद द जनरलाइजेशन थिंग, यानी एक आपको अगर एक सिनेरियो दिया हुआ है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि जनरलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि किसी एक सिनेरियो में आपके पास एसोसिएशन भी हो, एग्रीगेशन भी हो, कंपोजिशन भी हो, और जनरलाइजेशन भी हो, और इसके बाद जो 2 हम कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे वो भी हो। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई थिंग कि जनरलाइजेशन है कि नहीं है। बेस्ट आइडिया इज कि यू लुक फॉर सिमिलैरिटीज, यू लुक फॉर द सिमिलर बिहेवियर इन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम के अंदर सिमिलर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस यानी अगर आपको ये मालूम किसी तरीके से लग जाता है, या एनालिसिस करके, डॉक्यूमेंट पढ़ के, सिनेरियो पढ़ के, लोगों से मिलके, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस थिंग कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी between different roles, between different aspect, तो this basically reflect कि जनरलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है, या जनरलाइजेशन को हमें इस एस्पेक्ट से भी देखना है कि सिस्टम का पार्ट बनाएं। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक्टिविटी होती है, क्योंकि जनरलाइजेशन आपको ऑल ऑफ द वंस सिस्टम खुद से नहीं बताता कि ये एग्जिस्ट करती है। तो अब एक जो कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरलाइजेशन है वो ये है कि आपको जो डायग्राम इसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पेरेंट क्लास टू सुपर क्लास टू सब क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि वी ड्रॉ अ डायरेक्टेड एरो फ्रॉम सब क्लास टू सुपर क्लास, जैसा हमको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन जो लेवल ऑफ जनरलाइजेशन है वो फिक्स नहीं होता, यानी एक सुपर क्लास की एक सब क्लास हो सकती है, एक सुपर क्लास की मल्टीपल सब क्लासेस हो सकती हैं, और एक जो सब क्लास है वो किसी दूसरी क्लास की सुपर क्लास भी हो सकती है। तो जो आपको भी स्क्रीन के ऊपर 3 लेवल की डायग्राम नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जो सबसे पहली क्लास है वो सुपर क्लास है, जो सेकंड लेवल की क्लास है वो सब क्लास है क्योंकि डायरेक्टेड एरो मैंने बनाया हुआ है, और जो तीसरी क्लास है वो सब क्लास है लेकिन उसकी सुपर क्लास भी एक सब क्लास है। यानी जो मेरी तीसरे लेवल की सब क्लास है वो लेवल 1 की इनडायरेक्टली भी सब क्लास है, लेकिन जो उसका इमीडिएट सुपर क्लास है वो लेवल 2 है। यानी अब ये हायरार्की एग्जिस्ट कर रही है।
यानी लेवल 1 के ऊपर अब पहली सुपर क्लास है, उसके बाद लेवल 2 पे उसकी एक सब क्लास है, लेकिन जो लेवल 2 के ऊपर सब क्लास है वो इनडायरेक्टली थर्ड लेवल की सुपर क्लास बन रही है। यानी देयर इज अ ड्यूल रोल ऑफ अ सब क्लास एंड सुपर क्लास, यानी एक वक्त में एक सब क्लास, यानी जो एक क्लास है वो एक वक्त में सब क्लास भी है किसी सुपर क्लास की, और दूसरे वक्त में वही जो क्लास है वो सुपर क्लास भी है किसी दूसरी सब क्लास की। तो ये आपको लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस शो करने की कोशिश की गई है। अभी हम एक डायग्राम भी देखेंगे जिसमें आपको ये लेवल्स नजर आ रहे होंगे। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि जनरलाइजेशन एक्चुअली क्या चीज है, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। अब स्क्रीन के ऊपर आपको 5 क्लासेस नजर आ रही हैं। सबसे जो पहली क्लास है जो कि सुपर क्लास है, वो एक मैंने रोल की क्लास बनाई है। यानी एक सिस्टम है, कोई एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें फैकल्टी, स्टूडेंट्स, स्टाफ, विजिटर्स, मतलब और तरह के जो रोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। रादर देन कि मैं फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ और फॉर एग्जांपल विजिटर, इन सबको नॉर्मल क्लास बनाता, मतलब फैकल्टी की भी आईडी है, स्टूडेंट की भी आईडी होगी, स्टाफ की भी आईडी होगी, विजिटर की भी आईडी होगी, फैकल्टी का भी नेम है, स्टूडेंट का भी नेम है, एम्प्लॉय का भी नेम है, एंड सो ऑन। यानी जो फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट या और विजिटर के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि पॉसिबली हो सकते हैं, वो मैंने बजाय इनकी अपनी क्लासेस में डालने के बजाय मैंने सुपर क्लास जो कि मैंने रोल बनाई है उसमें मैंने डाल दी है। और मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं इन 4 सब क्लासेस के, वो अब एक्चुअली इन सब क्लासेस का पार्ट नहीं है, वो अब एक सुपर क्लास का पार्ट है जो कि रोल है। लेकिन क्योंकि अब ये इनहेरिटेड क्लासेस हैं, क्योंकि अब ये सब क्लासेस हैं, यानी फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ और विजिटर, नाउ दे आर सब क्लास ऑफ द रोल क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली वो 4 एट्रीब्यूट्स इन सब क्लासेस में भी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन जो से एट्रीब्यूट या जो से मेथड्स स्पेसिफिकली टू फैकल्टी, फॉर एग्जांपल फैकल्टी कैन टीच, स्टूडेंट कैन नॉट टीच, स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर अ कोर्स, फैकल्टी कैन नॉट रजिस्टर फॉर अ कोर्स, जो स्टाफ है इट कैन हैव अ सैलरी, स्टूडेंट कैन नॉट हैव अ सैलरी। यानी जो स्पेसिफिक मेथड्स या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स अपनी सब क्लास के हैं वो सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। यानी जितने भी सब क्लास स्पेसिफिक मेथड्स और डाटा एलिमेंट थे वो तो हमने सब क्लास में डाल दिए, और जितने भी कॉमन मेथड्स थे वो हमने डाल दिए हैं सुपर क्लास के अंदर। हमारे केस में सुपर क्लास का नाम है रोल। इसको बोलते हैं जेनेरिक क्लास या जनरलाइजेशन। यानी टू कम अप विद अ कॉमन सेट ऑफ बिहेवियर इज जनरलाइजेशन, यानी जेनेरिक क्लास जो कि हमेशा सुपर क्लास होती है, एंड टू रिप्रेजेंट द सब क्लास स्पेसिफिक मेथड्स एंड डाटा एलिमेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है सब क्लासेस के अंदर, और जो जनरलाइजेशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है सुपर क्लास के अंदर। तो ये एग्जांपल नंबर 1 थी। अब इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस या मल्टीपल लेवल ऑफ जनरलाइजेशन नजर आ रही होगी, जैसे मैंने आपको भी डिस्कस करते हुए बताया था। सबसे पहले एक सुपर क्लास मैंने बनाई है व्हीकल की। इससे मैंने 2 सब क्लासेस इमर्ज की हैं। एक की है मैंने बाइसिकल और एक मैंने की है मोटर व्हीकल। यानी अब जो लेवल 1 है सुपर क्लास का वो व्हीकल है, और जो लेवल 2 है उसके ऊपर मौजूद हैं 2 सब क्लासेस, एक बाइसिकल एक मोटर व्हीकल। अब जो मोटर व्हीकल है वो, जो मोटर व्हीकल वाली क्लास है वो एक वक्त में तो सब क्लास है व्हीकल की, लेकिन साथ ही साथ वो सुपर क्लास भी है 2 और सब क्लासेस की, यानी मोटर बाइक और कार, ये दोनों मोटर व्हीकल है। अब इनकी जो सब क्लास, इनकी जो सुपर क्लास है वो मोटर व्हीकल है, क्योंकि अब जो मोटर बाइक और मोटर कार है ये दोनों इटसेल्फ सब क्लासेस हैं, लेकिन जो इनकी सुपर क्लास है वो भी एक सब क्लास है। यानी अब हमारे पास 3 लेवल ऑफ जनरलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम के अंदर। यानी जो व्हीकल क्लास है
इट इज अ ग्रैंडफादर क्लास ऑफ मोटर बाइक, और जो हमारी कार क्लास है, इट इज अ ग्रैंड क्लास या ग्रैंड सन क्लास ऑफ द व्हीकल क्लास, एंड इट इज टोटली ट्रू। ये बिल्कुल ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है सिस्टम के अंदर, ऐसा कोई आपको लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक ही लेवल ऑफ जनरलाइजेशन या एक ही लेवल ऑफ इनहेरिटेंस पे जाना है। देयर कैन बी मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो ये इस तरह का इनहेरिटेंस इमर्ज हुई है, यू हैव टू लुक फॉर सिमिलैरिटीज, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि ये तो मैंने अभी एक पॉसिबल एक सिनेरियो आपके सामने रखा है, हो सकता है आप इसी सिनेरियो को किसी और तरीके से डिजाइन कर दें और किसी और तरीके से मॉडल कर लें, विच विल, हो सकता है कि वो भी ठीक हो, जिसको हम लोग गलत नहीं बोलेंगे। एज फार एज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, solution is acceptable. The moment you deviate from the requirement, the correct solution may be wrong, क्योंकि वो requirement को मैप नहीं करता। तो ये अब मल्टीपल लेवल ऑफ जनरलाइजेशन है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या जनरलाइजेशन नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल नजर आ रही है, उसके अंदर मैंने जानबूझ के एक गलत इनहेरिटेंस करने की कोशिश की है। मतलब मैंने एक सुपर क्लास बनाई है पर्सन की, उसके बाद मैंने उसकी 3 सब क्लासेस बनाई हैं, आर्म, लेग और हेड। अब ये सीमिंगली तो लगता है कि ये तो एक ही सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इनमें कॉमन कुछ नहीं है। अ पर्सन हैज इट्स नेम, आर्म का नाम कोई नहीं होगा, लेग का नाम कोई नहीं होगा, हेड का नाम कोई नहीं होगा, यानी इनमें कॉमन क्या चीज है? सीमिंगली दे आर लुकिंग सिमिलर, लेकिन इनफैक्ट दे आर नॉट, क्योंकि जो सब क्लासेस हैं, यानी सुपर क्लास टू सब क्लास बनाने का जो कोर रीजन है वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस, सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर। यानी जो पर्सन है या हेड का जो बिहेवियर है वो लेग से डिफरेंट है, जो आर्म का बिहेवियर है वो हेड से डिफरेंट है। बिहेवियरली दे आर नॉट सिमिलर, मे बी बाय लुक दे आर सिमिलर। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो हमने जनरलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया है, इट शुड एक्चुअली बी जनरलाइजेशन बाय प्रोसेस, बाय बिहेवियर, नॉट बाय नेम। यानी देख के साथ हम ना कह दें कि जनरलाइजेशन हमने कर दी है इसलिए क्योंकि ये एक ही सिस्टम का पार्ट है और एक ही तरह का काम करें। नो, इट इज रॉन्ग। तो दिस इज बेसिकली अ पुअर जनरलाइजेशन, इट इज बेसिकली अ पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि जनरलाइजेशन फोर्सफुली बनाना चाहे तो बन जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकली जनरलाइजेशन है नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि जितनी भी सुपर क्लासेस, जितनी भी हमारी सब क्लासेस हैं, वो सारी की सारी सुपर क्लास बन सकती हैं, क्योंकि उनमें कोई चीज कॉमन ही नहीं है। हर एक के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं, हर एक के मेथड्स डिफरेंट है। तो ये इट इज अ पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरलाइजेशन। अब उसके बाद व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू आफ्टर दिस लेक्चर, कि जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड नजर आ रही है, उसमें मैंने जानबूझ के एक गलत क्लास डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि मैंने ये बताया है कि मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं और उनमें कहीं ना कहीं एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द क्लासेस, लेकिन इट कैन बी बेटर डिजाइंड, यानी इस ही क्लास डायग्राम को हम बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आई वांट फ्रॉम योर साइड इज कि यू शुड कम अप विद अ बेटर डिजाइन, यू शुड कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन ऑफ द सेम सिनेरियो, ताकि आपको थोड़ा डिजाइनिंग एस्पेक्ट से भी चीजें मालूम हो। और अगले लेक्चर में आई विल ट्राई टू डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो कि मैं आज के लेक्चर में जानबूझ के छोड़ रहा हूं, ताकि आप लोग अगले लेक्चर के आने से पहले खुद से इसको करने की एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ताकि आपको इसकी थोड़ी फीलिंग आए। तो आज के लेक्चर की जो डिस्कशन है वो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा, और फिर जो रिमेनिंग चीजें रह गई हैं क्लास डायग्राम की और जो बाकी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।